बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या कवियो या कवियो या कवियो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बेटा ये दो एटम्स हैं, ये दो क्या हैं? एटम्स हैं इन सॉलिड। ठीक है कि नहीं है? जब इनके दरमियान आप इनको खींचें, इनके दरमियान डिस्टेंस बढ़ाएं तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं स्ट्रांगली। अट्रैक्शन डोमिनेट्स व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन देम इंक्रीजेस, यानी किन के दरमियान? दो एटम्स इन सॉलिड्स के दरमियान। और जब इनको आप एक दूसरे के करीब ले जाने की कोशिश करें तो इनमें रिपल्शन होती है। रिपल्शन डोमिनेट्स व्हेन डिस्टेंस बिटवीन एटम डिक्रीजेस। ये बात आपके माइंड में होनी चाहिए, ठीक है कि नहीं? कि अगर डिस्टेंस बढ़े तो डिस्टेंस इंक्रीज करता है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम सर। आपने सर अभी तक कोई इम्पोर्टेंट चीज़ पढ़ाई है तो मुझे दोबारा बता सकते हैं आप? जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, वो ये है बेटा कि आप ये चीज देखो कि मैंने टेंशन से आगाज किया है। टेंशन क्या है? एक फोर्स। टेंशन क्या है बेटा? एक फोर्स है, ठीक है कि नहीं है? और आप ये देखें, ये दो एटम्स हैं ये दो एटम्स हैं इन सॉलिड। बेटा जब इन दोनों को खींच के एक दूसरे से दूर करने की कोशिश करें तो इनमें अट्रैक्शन आ जाती है बहुत ज्यादा। अट्रैक्शन डोमिनेट्स व्हेन डिस्टेंस बिटवीन देम इंक्रीजेस। और इन दोनों को एक दूसरे के करीब करें तो रिपल्शन डोमिनेट्स व्हेन डिस्टेंस बिटवीन द एटम डिक्रीजेस। ठीक है कि नहीं? सर रिपल्शन का तो मुझे इसलिए ये मेरी थ्योरी मुताबिक ये है क्योंकि दो एटम आपने बताया था जब बहुत करीब होते हैं तो उनका न्यूक्लियस होता है इतने करीब होने की वजह से दोनों के न्यूक्लियस एक दूसरे को रिपेल करते हैं। उस तरह समझ आ गया रिपल्शन किस तरह होता है ये, लेकिन अट्रैक्शन कैसे डोमिनेट हो सकती है? अभी मैं इसको यार, अगर मैं उसके पीछे पड़ गया ना फिर वो एक लंबा खाता खुल जाएगा। फिर आप सिर्फ एक बात याद रखें कि दो एटम्स इन सॉलिड जो होते हैं ना, वो आप समझे ऐसे है जैसे उनके दरमियान कोई स्प्रिंग है। अगर आप उन दोनों एटम्स को एक दूसरे से दूर करेंगे तो उस स्प्रिंग का दिल होगा कि ये दोनों एक दूसरे के करीब आ जाए। तो डिस्टेंस बढ़ाने से अट्रैक्शन डोमिनेट करती है एटम्स में, सॉलिड्स में। और एटम्स अगर उनको बहुत करीब करेंगे तो स्प्रिंग का और दिल होगा इनको दूर करो। हाँ, और इनको बहुत करीब करेंगे तो स्प्रिंग का दिल होगा कि इनको मैं दूर करूं। ये बात सिर्फ एटम्स हेल्ड इन सॉलिड्स के लिए ट्रू है और किसी के लिए ट्रू नहीं है। नॉर्मली आपको पता है कि गैसेस में एटम्स जब एक दूसरे से दूर होते हैं तो उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती है, ठीक है ना? लेकिन और लिक्विड में भी ऐसा होता है, लेकिन गैसेस सिर्फ सॉलिड्स में ऐसा है कि एक बॉन्ड लेंथ है, उस पर वो एटम्स पड़े हुए हैं। जब उससे नजदीक आते हैं तो रिपल्शन डोमिनेट करती है, दूर जाते हैं तो अट्रैक्शन डोमिनेट करती है, ठीक है कि नहीं? अब ये चीज देखें कि ये कोई वायर है, ये कोई क्या है? वायर है। ये इसके एटम्स है ये इसके क्या है? एटम्स है। सर ये आपने मैंने वो ऊपर की टेंशन की डेफिनेशन ही डेफिनेशन लिखी। टेंशन एक फोर्स है। टेंशन क्या है बेटा? एक फोर्स है जो अकर होता है और जिसका काम क्या है? जिसका काम ये है कि वो वायर को प्रिवेंट करता है एक्सटेंड होने से। कैसे? वो मैं बताने लगा। देखिए ये एक वायर है, ये इसके बीच में एटम्स है। किसी बंदे ने इस वायर को दीवार के साथ बांध दिया इधर से और खुद इस वायर को यूं खींचा। अच्छा, जो ही वो ये फोर्स लगाएगा ना वायर के ऊपर, तो दीवार भी वायर के ऊपर एक फोर्स लगाएगी, याद रखें, ठीक है ना? जब वो दीवार के साथ तार को बांध के तार को अपनी तरफ खींचेगा तो इस तार को दीवार भी इस तरफ फोर्स लगाएगी। नतीजतन क्या होगा कि इन एटम्स के बीच में डिस्टेंस बढ़ने की कोशिश करेगा। जब इन एटम्स के बीच में डिस्टेंस बढ़ेगा तो ये एटम्स चाहेंगे कि हमारे दरमियान डिस्टेंस ना बढ़े। ये एटम्स चाहेंगे कि हमारे दरमियान डिस्टेंस ना बढ़े और उस एक्सटेंशन को प्रिवेंट करने के लिए, उस एक्सटेंशन को प्रिवेंट सर कर अगर डिस्टेंस ना बढ़े तो कल पहले बढ़ाया क्यों इन्होंने? वो कोई एक्सटर्नल एजेंट बढ़ा रहा है। बेटा मेरी बात सुनो, वो एक्सटर्नल एजेंट बढ़ा रहा है। आपने वायर को खींचा, आपने वायर को खींच के लंबा करने की कोशिश की। आपकी इस कोशिश के नतीजे में वायर्स के एटम्स का दिल किया कि हम एक दूसरे से दूर ना जाएं, तो उन्होंने एक फोर्स जनरेट किया। उस फोर्स को टेंशन कहते हैं। उस फोर्स को जनरेट किया वो टेंशन कहते हैं, और वो टेंशन पेयर में जनरेट होती है और एंड्स पे जनरेट होती है, ऐसे जिस तरह मैंने बनाई है, ठीक है कि नहीं? वायर थी, ये एक वायर है और ये इसको आपने दीवार से बांध दिया और खुद यहां से इसे खींच के लंबा करने की कोशिश की।
जब आपने इस पे फोर्स एफ लगाया तो दीवार भी इस पे ऊपर एक फोर्स एफ लगाती है, ठीक है ना, उससे ये वायर खिंच के लंबा होने की कोशिश करती है। इसके एटम्स के दरमियान डिस्टेंस बढ़ता है। जब इसके एटम्स के दरमियान डिस्टेंस बढ़ता है तो वो अपनी इसकी वजह से वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं, अट्रैक्शन उनमें डोमिनेट कर जाती है, और उसके लिए वो फिर एक फोर्स जनरेट करते हैं जिसको टेंशन बोलते हैं। और टेंशन जो है वो वायर की एक्सटेंशन को प्रिवेंट करने के लिए होती है। मैं इस पे ज्यादा टाइम नहीं स्पेंड करूंगा, आगे चलना है। जो हमने काम की चीज है जो सिलेबस में, वो चीज पढ़ेंगे। अब फर्ज करें ये छत है, ये छत है, छत में फर्ज करें एक हुक लगा हुआ है, इस हुक से एक तार बंधी हुई है यूं करके, एक वायर बंधी हुई है, और उस वायर का यहां एक हुक लगा हुआ है और यहां से एक वेट लटक रहा है यूं, इस वायर में ये इस तरह से ये लटक रहा है। तो आप मुझे बताएं अब फोर्सेस का क्या हिसाब किताब होगा। वो ये होगा कि इस चीज को, इसका वेट नीचे खींचेगा, ठीक है कि नहीं, और यहां से इस वायर पर टेंशन यूं लगेगी, और ये टेंशन यहां पर भी लग रही है, छत पर भी लग रही है, इस तरह से। लेकिन जब आप इस बॉडी के बारे में डिसाइड करेंगे, इसका एनालिसिस करेंगे, तो आप सिर्फ इन फोर्सेस को लेंगे जो इसके इस बॉडी पे लगे। तो इस तरह से टेंशन हमेशा एक्ट करती है। और टेंशन में भी चूंकि एटम्स की अट्रैक्शन इन्वॉल्व है, इलेक्ट्रिक फोर्स इन्वॉल्व है, इसलिए टेंशन वाली बात आप दोबारा बता सकते हैं? ये यानी जो ब्लॉक है ये अटैच्ड है मैक्सिन, मुझे काम करना था, अभी मैं सुन नहीं सका। मैंने ये बात बताई है कि ये एक तार, ये एक छत है, छत के साथ एक हुक अटैच है, इस हुक के साथ एक तार नीचे आ रही है, उस तार के साथ फिर एक हुक लगा हुआ है और एक ब्लॉक अटैच है, ठीक है कि नहीं। तो जब इस ब्लॉक का वेट नीचे नहीं होगा, ब्लॉक का वेट क्या होगा, नीचे होगा, ठीक है कि नहीं, नीचे नीचे लग रहा होगा, तो ये तार खिंचना चाहेगी, लंबी होना की कोशिश करेगी। इसकी वजह से इसमें एक फोर्स जनरेट होगा इन दी अपवर्ड डायरेक्शन, और एक फोर्स जनरेट होगा वहां पर। ये है जी टेंशन का, और ये वेट है। तो टेंशन अपवर्ड लग रहा है, इस ब्लॉक को रोकने की कोशिश कर रहा है, वेट इसको डाउनवर्ड लग रहा है और वो इसको नीचे ले जाने की कोशिश कर रहा है। और वायर के अंदर टेंशन इस तरह से डेवलप होगी। और मैंने कहा था कि तो टेंशन, वो सर अपवर्ड फोर्स तो पता चल गई, ऑब्वियसली वो एक तरीके से अपवर्ड खींच रही है इसलिए तो, लेकिन वो जो डाउनवर्ड फोर्स है टेंशन की वजह से, वो क्यों लग रही है? एक डाउनवर्ड फोर्स टेंशन क्यों लग रही है? छत पे लग रही, छत क्योंकि दीवार रोक रही है ना। वो छत पे लग रही है यार, ये फोर्स इस अच्छा, वायर के, छत पे लग रही है। ये वेट ऑफ द वायर एक्टिंग ऑन द, एक तरीके ये टेंशन टेंशन लग रही है छत पे। हाँ। और टेंशन आपको पता है, टेंशन जो फोर्स है उसमें चूंकि एटम्स इन्वॉल्व है, एटम्स इन्वॉल्व है, एटम्स की अट्रैक्शन इन्वॉल्व है टेंशन के, तो ये एक इलेक्ट्रिक फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स है तो गोया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। इसीलिए जो आज आपने सुबह लिस्ट पढ़ी थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस की, उनमें टेंशन भी है। तो पता चला कि मेजॉरिटी ऑफ फोर्सेस जो आपको प्रैक्टिकल लाइफ में आपके पाला पड़ता है जिनसे, वो सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ही हैं, यानी जिंदगी आपकी ज्यादातर उन्हीं में गुजरती है। अब ये चीज देखिए, टेंशन कैसे लगाते हैं ठीक है कि नहीं। टेंशन के एरोज लोगों से ठीक नहीं लगते, ठीक है। अब आप ये आपके सामने मैं मुख्तलिफ डायग्राम्स बना रहा हूं और फिर उनमें मैं फोर्सेस दिखाऊंगा, ठीक है कि नहीं। ये देखें, टेंशन की प्रैक्टिस बच्चों की ठीक नहीं होती। ये चीज देखें, ये छत है, ठीक है कि नहीं, ये इसमें से रस्सी ऐसे आ रही है रस्सी, ठीक है कि नहीं, ऊपर छत पर रस्सी लगी हुई, इसके साथ एक ब्लॉक अटैच है, इस ब्लॉक के साथ एक और ऐसे रस्सी नीचे आ रही है, और उसके साथ भी एक और ब्लॉक अटैच्ड है, ठीक है कि नहीं, और यहां से नीचे एक और ब्लॉक अटैच्ड है ऐसे, ठीक है। अब फर्ज करें, अब इस पे जो फोर्सेस आप दिखाएंगे कैसे दिखाएंगे। फोर्सेस दिखाना सही आर्ट होता है, टोटल एक्चुअल आर्ट फोर्सेस दिखाना है। जिस बच्चे को फोर्स लगाने नहीं आते ना, उसको फिजिक्स नहीं आती। ये देखिए, इसका मास हम इसको बॉडी 1 कह देते हैं, इसको बॉडी 2 कह देते हैं, इसको बॉडी 3 कह देते हैं। इस पर जो इसका नीचे वजन लग रहा है ना, वो है जी W1। इस पे जो इसका वेट नीचे लग रहा है वो है W1, ठीक है कि नहीं। इसका वेट भी नीचे ही लग रहा है, उसको हम W2 कहते हैं, और इसका वेट भी नीचे एक्ट कर रहा है, उसको हम W3 कहते हैं। रेड में हमने दिखा दिया ग्रेविटेशनल फोर्स, रेड में हमने दिखा दिया ग्रेविटेशनल फोर्स। ये वेट W3 लग इसी वायर इधर ही लग रहा है, लेकिन मैंने उसको जानबूझ के थोड़ा हटा के दिखाया ताकि आप उसको रिकॉग्नाइज कर लें। ये W3 भी इधर से वेट इधर सेंटर से लग रहा है।
अच्छा आप देखिए इस वायर में एक टेंशन टी ये होगी T1, ये वो फोर्स है जो इस ब्लॉक के ऊपर लग रहा है इन अपवर्ड डायरेक्शन। अच्छा जवाब में ये ब्लॉक इस ब्लॉक पर एक फोर्स लगा रहा है T1 इन अपवर्ड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है कि नहीं। ये देखिए ये टेंशन T1 इधर डाउनवर्ड ऐसे एक्ट कर रही है, ठीक है कि नहीं। अब आप ऊपर आगे आ जाए, देखें यहां पर एक फोर्स लग रही है ऐसे T2, यहां पर क्या लग रही है एक फोर्स T2, जवाब में ये भी इस पे फोर्स लगा रहा है T2, ठीक है कि नहीं। और इस वायर पे फोर्स लग रही है T1 और जवाब में ये भी ऐसे फोर्स लगा रहा है T1। ये है जी फोर्सेस की ओरिजिनल डिटेल ऐसे, ठीक है कि नहीं। और मुझे बताएं इसमें किसी ने कोई बात पूछनी हो तो मैं हाजिर हूँ। सर हम भी इस तरह लेबल करेंगे, T1 दोनों को लेबल करेंगे जो एक स्पेसिफिक एरिया के ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्सेस हैं। हाँ, मैंने आपको बताया ना कि टेंशन सही लगाना बच्चों को आती ही नहीं होती, टेंशन सही लगाना बच्चों को क्या नहीं आती सही आती ही नहीं होती उनको, ठीक है कि नहीं है। मुझे बताएं यहां तक कोई मसला तो नहीं है। सर आप क्या पढ़ा रहे हैं? बेटा वही फोर्सेस आज सुबह शुरू किया था उसी को आगे जी सर। कंटिन्यू। सर कौन सी फोर्स पढ़ा रहे हैं? टेंशन? मैंने टेंशन पढ़ाई है, मैंने बताया है कि किसी भी वायर में ऐसे करके कोई वायर हो गई यूं करके यूं, तो अगर उस वायर को खींच के लंबा करने की कोशिश करें तो उसमें टेंशन इस तरह डेवलप होती है, टेंशन इस तरह डेवलप होती है। और मैंने कहा चूंकि उसमें एटम्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं और चूंकि एटम्स की अट्रैक्शन इन्वॉल्व हो गई है तो इसलिए ये एक इलेक्ट्रिक फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स है तो गोया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। और फिर मैंने कहा था कि आज सुबह जो आपने वो लिस्ट पढ़ी थी फोर्सेस की, फोर्स मैंने आपको कहा था आपने 4 किस्म के फोर्सेस पढ़े थे मेन, और उसमें से जो सेकंड टाइप था उसके अंदर ये टेंशन आती, तो पता चला कि टेंशन एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की एक किस्म है, ठीक है। अब आप मुझे बताएं इसमें किसी ने कोई बात पूछनी है तो मैं हाजिर हूं। जी जी सर आपने एग्जांपल क्या दी हुई है ये बता दें। तो ये छत है, छत से एक रस्सी बंधी हुई है, एक स्ट्रिंग बंधी हुई है और उसके साथ एक ब्लॉक अटैच है सही है। और फिर एक और रस्सी बंधी हुई है और उसके साथ एक दूसरा ब्लॉक अटैच्ड है और फिर नीचे रस्सी एक और बंधी हुई है जिसके साथ एक तीसरा ब्लॉक अटैच्ड है। W1 इस ब्लॉक का वेट है, W2 इस ब्लॉक का वेट है, W3 इस ब्लॉक का वेट है। W2 भी लग T1 के इस लाइन में ही लग रहा है, लेकिन मैंने इसको जानबूझ के अलग दिखाया ताकि मैं फर्क आपको बता सकूं कि ये दो फोर्सेस इस पे डाउनवर्ड लग रहे हैं, ये बताया। और ये जो फोर्स है ये W3 भी इस तरह से इधर बीच में T2 की जगह पे लग रहा है, लेकिन मैंने उसको अलग करके दिखाया। रेड में मैंने दिखाए हैं ग्रेविटेशनल फोर्सेस, रेड में मैंने क्या दिखाए हैं ग्रेविटेशनल फोर्सेस जो वेट्स हैं, और ब्लू में मैंने दिखाए हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस, ठीक है कि नहीं। अब ये रस्सी खिंच के लंबी होने की कोशिश कर रही है ना, तो इसमें टेंशन T1 यूं डेवलप होगी और यूं डेवलप होगी। इस रस्सी को भी खिंची लगी है तो इसमें भी ये टेंशन T2 और ऊपर भी T2 डेवलप होगी, और इस रस्सी में भी टेंशन T1 ऊपर और नीचे लगी है तो इसमें भी टेंशन T1 डेवलप होगी। अब इसके बाद आगे देखें, अब ये चीज देखें, जब आप इस बॉडी का फैसला करेंगे तो सिर्फ इन फोर्सेस को देखेंगे। देखिए अगर किसी जगह बेटा लड़ाई हो जाए मेरी, मैं भी मुक्के मारूं, अगला बंदा भी मुझे मुक्के मारे, तो दर्द सिर्फ मुझे उन मुक्कों का होगा जो मुझे पड़े, उन मुक्कों का नहीं होगा जो मैंने मारे। ऐसा है कि नहीं है बेटा। मेरी अगर किसी बंदे से लड़ाई हो जाए, मैं भी उसे मुक्के मारूं और वो भी मुझे मुक्के मारे, तो दर्द मुझे उन मुक्कों का होगा जो सिर्फ मुझे लगेंगे, वो उन मुक्कों का मुझे तो दर्द नहीं होगा ना जो मैंने मारे, उसका दर्द तो उसको होगा। इसी तरह जब किसी बॉडी का फोर्स एनालिसिस करते हैं, उस किसी एक बॉडी का इक्विलिब्रियम एनालिसिस करते हैं, देखते हैं कि ये इसका क्या स्टेटस है, तो फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी से करते हैं, वो फोर्सेस जो उस बॉडी पे लगे हैं। जब आपने इस मास को के बारे में एनालिसिस करना है, कोई बात करनी है फिजिक्स से रिलेटेड, तो ये T1 और W1 फैसला करेंगे। जब आपने इसके बारे में कोई बात करनी है तो ये वाले फोर्सेस फैसला करेंगे, ये वाले, ये T2 W2 और ये वाला T1। जब आपने इस बॉडी के ऊपर कोई इक्विलिब्रियम एनालिसिस करना है या कोई और किसी किस्म की कोई और वर्किंग करनी है, तो ये फोर्सेस एनालिसिस करेंगे जो दायरे में बंद है। ये वाला फोर्स T1 जो छत पे लग रहा है, ये छत के बारे में फैसला करेगा। अगर आपने छत को स्टडी करना है तो ये वाले T1 को देखेंगे।
मुझे बताएं इसमें कोई मसला तो नहीं है? No, देखा, sir. आज हम बाकी इक्विलिब्रियम फिलहाल डिस्कस नहीं कर रहे, न्यूटन्स लॉ डिस्कस नहीं कर रहे। हमारा एक वाहिद आज का मकसद है, आज सुबह का भी और दोपहर का भी, कि हाउ टू अप्लाई फोर्सेस। और फिलहाल हम सिर्फ फोर्सेस के बारे में बात करें। फोर्सेस से आगे क्या होगा, एक्सेलरेशन होगी, बॉडी एट रेस्ट होगी, बॉडी डीफॉर्म होगी, फिलहाल ये सब बातें हमारा डिस्कशन नहीं है। हमारा डिस्कशन ये है कि फोर्सेस लगते कैसे हैं। तो आपने पहली बात पढ़ ली कि टेंशन एक फोर्स है, ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, क्योंकि इसमें एटम्स की अट्रैक्शन इन्वॉल्व है। और उसके बाद दूसरी बात है कि ये हमेशा पेयर्स में एक्ट करता है, और एंड से इसको दिखाते हैं। और ये उन वायर्स में या उन स्ट्रिंग्स में या उन स्प्रिंग्स में लगता है जिन्हें एक खिंची लगे या वो लंबे होने की कोशिश करें। अब आगे हैं, एक और एक मिसाल आपको देता हूं। फर्ज करें कि ये थर्ड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट ये है कि ये छत है, ठीक है। छत से एक तार ऐसे आ रही और एक तार ऐसे आ रही, और इन दोनों ने मिलके एक ब्लॉक को सहारा दिया हुआ। एक ब्लॉक को क्या दिया हुआ बेटा? सहारा दिया हुआ, ठीक है। अब पूछे क्या होगा बेटा? इस ब्लॉक का वेट क्या है? W एक्ट कर रहा है। इस ब्लॉक पर क्या वेट एक्ट कर रहा है? W एक्ट कर रहा है, ठीक है। ये रस्सी भी तो लंबी होने की कोशिश कर रही है, तो इसमें एक फोर्स डेवलप होगा, उसको यहां कह लें T1, और यहां पर भी T1 होगा। और इस वायर में भी एक टेंशन डेवलप होगी, इसमें टेंशन T2 यूं एक्ट करेगी, और इसमें टेंशन T2 यूं एक्ट करेगी। और इस बॉडी के मुस्तकबिल का जब फैसला करेंगे, इसका कोई इक्विलिब्रियम एनालिसिस करेंगे, तो सिर्फ इन तीन फोर्सेस को देखेंगे। इस फोर्स को और इसको नहीं देखेंगे। इन्हें तब देखेंगे अगर आपने छत के हवाले से कोई फैसला करना। तो जो फोर्स जिसके साथ कांटेक्ट में होती है वो खाली काउंट होती है। हाँ। अब मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है, आप जरा गौर से मुझे इसका जवाब दो बेटा। सवाल ये है बच्चों कि क्या कहते हैं, इस पे नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स लगेगा? आज सुबह पढ़ा आपने नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स किस चीज सर पे? नहीं ब्लॉक लगेगा। पे? हाँ, ब्लॉक पे? हाँ नहीं लगेगा सर, रूफ पे लगेगा। जी देखो, अच्छा बेटा, मैंने आज आपको पढ़ाया था कि जब आप किसी फर्श पे कोई चीज ऐसे रखते हैं, तो आपको पता है कि उसका वेट नीचे एक्ट करता है, और उसको ये सरफेस एक अपवर्ड फोर्स लगाती है, जिसे नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। और जनरली उसका सिंबल या तो R होता है या N होता है, और बहुत कम किताबों में मैंने उसको F से भी देखा है, लेकिन बहुत कम, ज्यादातर R से उसे रिप्रेजेंट करते हैं या N से। तो सर अब नॉर्मल रिएक्शन के लिए मैं एक सवाल आपसे करना चाहूंगा। जी हाँ, सवाल ये कि एक नॉर्मल रिएक्शन जो है वो सिर्फ क्या एक सॉलिड ऑब्जेक्ट्स पे होती है, किसी लिक्विड या गैस पे नहीं हो सकती? आपने बड़ी प्यारी बात की, आपने सही कहा, सिर्फ सॉलिड सरफेसेस लगाती हैं, सॉलिड। तो इसका मतलब है यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन होगा ही नहीं। अच्छा, अब ये इस पे नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स इसलिए नहीं लगेगा कि ये फ्लोट हैंग कर रही है नीचे से कौन नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स लगाएगा? क्योंकि ये किसी सरफेस को तो टच ही नहीं कर रही। ये मैंने आपसे सवाल इसलिए किया था क्योंकि मुझे शक था कि कहीं जो है ना एयर की वजह से ना लग सके नॉर्मल कांटेक्ट। एयर की वजह से नहीं लगती, एयर की वजह से नहीं लगती। एयर प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है चारों तरफ से, जो कैंसिल हो जाएगा। बेटा इस पे नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स नहीं लगेगी, और आपने सही पहचाना। मैंने पूछा, ये सवाल पूछा क्योंकि मैंने बाज बेवकूफ लड़कों को ये देखा है कि इसको नीचे से R लगा देते। मैं कहता हूँ बेटा वो R कौन लगा रहा है? सर आपने बताया नहीं था कि नीचे से एक अपवर्ड फोर्स लगती है। मैंने कहा यार तुम मुझे बताओ कि ये क्या किसी सरफेस के ऊपर रखा हुआ है, इसको आपने किसी, ये तो हैंग किया हुआ है, इसको लटकाया हुआ है। लटकी हुई चीज को नीचे से फोर्स कैसे लग सकती है? रस्सियां खींच के इसको ऊपर लटका रही हैं नीचे से, फर्श तो इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगा रहा। मैंने कहा इस R की इस तरफ अपवर्ड एक R फोर्स दिखाने की तुक क्या है? बहरहाल ये चीजें चलती रहती है, तो मैंने इसलिए मेंशन किया कि इस तरह की कोई हमाकत नहीं करनी। जी सर मुझे एक और सवाल है मेरा। पानी जो होता है उसके अंदर आप जब कोई लाइट तरह का ऑब्जेक्ट होता है उसको अगर पानी के अंदर डालें तो इवेंचुअली वो पानी के ऊपर जाके पानी के टॉप सरफेस के ऊपर पहुंच जाता है, वहां पे फ्लोट करना शुरू हो जाता है। तो जो लिक्विड होता है वो वहां पे नॉर्मल रिएक्शन की फोर्स नहीं अप्लाई कर रहा होता? नहीं यार, उसका नाम है, वो फोर्स अभी आगे आ रहा है, वो ये वाला फोर्स है, वो ये फोर्स। ठीक है ठीक है बेटा, जिस बच्चे को फोर्सेस का पता है सही, वो बच्चा आल है। आज का जो ये लेक्चर है, ये लेक्चर 2 है, ठीक है ना, लेक्चर 2 ऑफ फोर्सेस।
अच्छा, काइनेमेटिक्स मेरा अभी खत्म नहीं हुआ, और मैंने क्यों उसको छोड़ा एकदम, क्योंकि काइनेमेटिक्स में बहुत ज्यादा रेफरेंसेस न्यूटन्स लॉज के आ रहे हैं। अब वो क्वेश्चंस पे मजबूरी बन जाती है कि वो मुझे उसको ठीक करना पड़ता है, उसको उसको डिस्कस मतलब वो डिस्कस करना है उसको, इन चीजों को फोर्स के रेफरेंस से। अब आ जाते हैं जनाब, टेंशन के बारे में हमारी बातें चल रही हैं, अभी हमने खत्म नहीं की टेंशन के बारे में। ये देखें, ये फिर एक छत है, छत से ये रस्सी ऐसे आ रही है, इसके साथ एक ब्लॉक अटैच्ड है यूं करके, ऐसे करके, और इस ब्लॉक के साथ एक और ब्लॉक ऐसे करके अटैच्ड है यूं, और यहां से ये रस्सी यूं जा रही है, ठीक है कि नहीं। अब आपसे मेरा क्वेश्चन ये है कि इसका इसका वे इसका ब्लॉक 1 है, इसका ये ब्लॉक 2 है, इन पे फोर्सेस लगा के दिखाएं। तो पहली बात, ये दोनों ब्लॉक्स लटके हैं, ये रस्सी आ रही है इससे, ये ब्लॉक लटका हुआ है, और ये ब्लॉक उस एक और रस्सी से इस ब्लॉक के साथ अटैच है, और यहां से एक रस्सी ऊपर जा रही है, ये यूं। और अगर आप देखें तो अक्सर बाज जगहों पर डेकोरेशन लाइट्स इस तरह लगी हुई होती हैं कि एक रस्सी है, यहाँ से एक लैंप लगा हुआ होता है नीचे की तरफ, वो लाइट उससे एमिट हो रही होती है, और वही लैंप आगे एक और लैंप से इस तरह से कनेक्ट हुआ होता है, अक्सर दुकानों पे भी लगा हुआ होता है, और यहाँ से धागा ऊपर जा रहा होता है, यूं भी होता है। तो ये, और ये भी लाइट एमिट कर रहा होता है। ये तकरीबन आप समझे सिमिलर चीज है। या आप ये कह लें कि ये इस तरह करके कि एक दोस्त है, उसने हाथ यूं पाइप से पकड़ा हुआ, ये वो बंदा यूं, हाँ ऐसे, ये उसने हाथ, ये उसका हाथ है ऊपर ऐसे, और यहाँ पर एक और लड़के ने अपना हाथ रखा हुआ यूं, और इन दोनों ने अपने हाथ थामे हुए हैं यूं ऐसे करके हवा में, इस तरह का स्ट्रक्चर सेटअप बना हुआ, इस तरह की शक्ल बनी। ये दोनों ने एक दूसरे को अपना एक एक हाथ से पकड़ा हुआ है दोनों ने, और एक एक हाथ यूं लटका हुआ, और दोनों हवा में लटके हुए, और कोई गीत शीत भी गा रहे हैं। अब देखें कि बड़े गहरे दोस्त सर हैं। इतने गहरे दोस्त, ठीक है कि नहीं। सर आपने जो दो T1 बनाए हैं पीछे, उनकी वैल्यू सेम होंगी T1 की? ऑफ कोर्स, जब मैं उसको देखो, इसको T1 और T1 कह रहा हूं तो ये दोनों सेम होंगे, एक्शन एंड रिएक्शन आर ऑलवेज, सेम है ना? ये ठीक T1 है। और ये T1 एक्शन रिएक्शन बन जाएगी, ये T2 और ये T2 एक्शन रिएक्शन बन जाएगी। वो अच्छा, एक मिनट है, मैंने यहाँ पर भी T1 डाल दी, इसको T3 कह ठीक, यस सर। रहा, यहाँ इसको T3 कह रहे। आई अपोलोजाइज, अल्लाह मुझे इस तरह की गलतियों से बचाए। अच्छा जी, जो मेरे स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करें। अच्छा ये देखें, यहाँ पर W1 हो गया, ये यहाँ पर भी W2, ठीक है, ये तो इनके वेट्स हो गए, रेड में दिखाए हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ये जो ब्लॉक है ना, इसको एक फोर्स लगाएगा इस तरह से अपनी तरफ T2, ये जवाब में इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा T2, और ये छत इसके ऊपर एक फोर्स लगा रही है T3, और ये ब्लॉक जवाब में छत के ऊपर एक फोर्स लगा रहा है T3, और इसके बाद ये वाली छत इसको ब्लॉक को अपने ऊपर की तरफ खींच रही है बाय फोर्स T1, और ये ब्लॉक भी इस छत को नीचे की तरफ खींच रहा है बाय फोर्स ऑफ T1। और जब आपने इस बॉडी का इक्विलिब्रियम एनालिसिस करना है तो सिर्फ इन फोर्सेस की मदद से करना है, और जब इस बॉडी का इक्विलिब्रियम एनालिसिस करना है तो सिर्फ इन फोर्सेस की मदद से करना है। और जब वायर का करना है तो बस T1 और T3 जो टॉप पे उनसे करना है। ये जब छत का करना है तो T1 और T3 से करना है। वो फिर छत के अपने वेट और छत के साथ दीवारों की सपोर्ट भी आ जाएगी, वो आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है कि सर नहीं। वो उधर T4 नहीं होना चाहिए इसमें किधर किधर T4 होना चाहिए सर, ये ऊपर दूसरी साइड पे इधर, ये जी नहीं ये जी T1 और ये T1 बराबर होंगे बेटा। मैंने अभी आपको बताया कि एक स्ट्रिंग में फोर्सेस हमेशा इक्वल होते हैं और वो पेयर्स में क्रिएट होते हैं। अगर इक्वल ना हो जाए सर तो वो कंप्रेस हो जाता है, या ये उसके ऊपर फोर्स लगाएगा, T1 बराबर फोर्स लगाएंगे एक दूसरे के ऊपर, एक्शन सर एंड क्योंकि रिएक्शन थोड़ा डिफरेंस होता है। ऑपोजिट इन डायरेक्शन। जी बेटा क्या कह रहे हैं। क्योंकि आपने मेरे ख्याल से ऐसी बताई थी कि हम फर्ज करें अगर एक में ज्यादा होता जो इनमें से जो ये हैं दोनों फोर्सेस, अगर एक ज्यादा होता तो फिर जो वायर होती है वो कंप्रेस से एक्सटेंड ना हो जाती। जी बिल्कुल ना, उस तरफ मूव करती, फिर बल्कि मूव ये मुमकिन ही नहीं, तो सर वरना वायर हालत में रुकी ही ना रहती। सर वो क्वेश्चन में ये पूछेगा कि इक्विलिब्रियम एनालिसिस करो इसका ऑब्जेक्ट 2 का, तो हम फिर ये करेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। वो बहरहाल अभी तो खैर हम वो डिस्कशन अभी हम किया ही नहीं, अब तो हम सिर्फ एक ही बात आज पढ़ रहे हैं कि फोर्सेस कैसे लगाए जाते हैं। फिजिक्स में फोर्सेस लगाना भी फन है, फोर्सेस लगाना जो है ना वो फन है पूरा। ये देखिए, ये एक छत है,
छत के साथ ये एक स्ट्रक्चर अटैच्ड है और इसके अंदर एक पुली है। ठीक है, हमारे सिलेबस में फ्रिक्शनलेस पुली है। हमारे सिलेबस में क्या है? फ्रिक्शनलेस पुली है। और इसके ऊपर ये एक स्ट्रिंग लगी हुई है, एक रस्सी बंधी हुई है इसके ऊपर से यूं आ रही इस तरह से। ठीक है कि नहीं? और इसके साथ यहां मास अटैच्ड है एक, और यहां पर भी एक मास अटैच्ड है। ठीक है कि नहीं? अब इधर आपने फोर्सेस दिखाने हैं ब्लॉक्स पे भी और रस्सी के ऊपर भी, सारा सेटअप बनाना है। तो कैसे दिखाएंगे वो देखें। इस पे लगाने वाला, इसका नाम ब्लॉक 1 कह दें, ये ब्लॉक 2। अब इसका वेट W1 नीचे एक्ट करेगा, इसका वेट W2 नीचे की तरफ एक्ट करेगा। इस रस्सी में टेंशन है, ये टेंशन और ये टेंशन। ठीक है ना? इस ब्लॉक ने इसके ऊपर फोर्स लगाया, अगर ये फ्रिक्शनलेस पुली है तो तब ये टेंशन सेम है। कोई मसला तो नहीं है बेटा? जी जी बेटा। सर मैथ सेम है दोनों वेट्स? नहीं, सेम नहीं है। अगर मतलब ये रिगार्डलेस के सेम हो ना हो तब भी फोर्सेस इसी तरह से लगाए जाए तब। ओके सर। यहाँ और अगर आपने पुली का एनालिसिस करना है तो पुली पे फोर्सेस यूं लगेंगे। पुली का अपना वेट भी है, पुली को ऊपर सही। चार जी जी बोल, क्या आप कह रहे हैं आप? सर इन चारों टीज की वैल्यू इक्वल सेम होगी? जी बिल्कुल। आपने चूंकि फ्रिक्शन है 0 अज्यूम की हुई और स्ट्रिंग का अपना कोई वेट नहीं है तो सेम होगी सार चार, वरना मैं इनको T1 T2 ना लिखता। अगर मैं इनको सारों को सिंपल टी से रेफर कर रहा हूं तो इसका मतलब है मैं यही कहना चाह रहा हूं कि ये टेंशन सेम होंगी सारी। सर ऊपर आपने एफ कौन सी फोर्स लगाई? ये जो एक्सल लगा रहा है पुली के ऊपर, ये जो आप देखें ना, यहाँ से आपने पेच डालकर पुली को भी रोका हुआ है ना, ये जो इधर एक स्ट्रक्चर लगा हुआ है जिसने पुली को हेल्ड किया हुआ है, वो फोर्स एक अपवर्ड लगाएगी। देखो ना यार, पुली को ऐसे, ये पुली में आपने वो डाल के रॉड उसको ऊपर लटकाया हुआ नहीं होता, ऊपर हैंग किया हुआ होता है। देखे ना इस तरह करके, अगर पुली, ये देखिए ये छत है, छत से एक रॉड नीचे आ रहा है, ये रॉड ये यूं बना हुआ होता है, इसके ऊपर पुली जो है वो रोटेट करती है। पुली का जो एक्सल नहीं बना होता जिसके ऊपर से पुली ने घूमना होता है, यस यस तो वो सर। पैर उसको ऊपर की तरफ पकड़ के रखता है, ऊपर की तरफ जोर लगाता है। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं बेटा। अगली जो हमने बात करनी है वो जो चीज जिसको हम डिस्कस करेंगे वो क्या है जी। अब ये फ्रिक्शनलेस पुली हो गई, मास हो गया M1 हो गया, ये मास 2 हो गया, स्ट्रिंग हो गई। आपको मैं उम्मीद करता हूं कि टेंशन की समझ आ गई है कि नहीं आ गई? जी मुझे बताएं, किस किस को टेंशन लगाना आ गई कि नहीं आई, कि टेंशन कैसे लगाते हैं? आगे सर। ठीक है बेटा, 2-3 केसेस जरा थोड़े से डिफरेंट है, वो भी मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। वो ये है, वो चीज इस तरह से है कि ये देखें कि ये कोई इंक्लाइन प्लेन है, रोड है ऊपर पहाड़ी के ऊपर, तो ये कोई ट्रक है जो जा रहा है। जो ठीक है कि नहीं है? और ये इससे एक रस्सी नीचे आ रही है, और ये रस्सी नीचे आ रही है, और ये कैरावान है। कैरावान, ये जो पीछे जो भी उसने साथ बांधा हुआ होता है उसको कैरावान कहते हैं। अब ये बीच में एक रस्सी बंधी हुई है और इसको खींच के ऊपर लेके जा रहा है, तो इसका अपना वेट W1 नीचे एक्ट कर रहा है, इसका वेट W2 नीचे एक्ट कर रहा है। इधर देखिए, इस रस्सी में एक टेंशन टी यूं लग रही है, और ये वो टेंशन है जो ट्रक ने इसकी बॉडी के ऊपर लगाई है, इस पीछे कैरावान के ऊपर। कैरावान जवाब में ट्रक को इस तरफ को फोर्स लगा रहा है कि नहीं आप पीछे रुके, मैंने नहीं जाना आगे, पीछे जाए, कोई जरूरत दोनों एक नहीं। दूसरे को पंच मार रहे हैं, नहीं पंच वाली एनालॉजी। हाँ, ये इसको फोर्स लगाकर आगे लेके जाना चाह रहा है कि चलो मेरे साथ, और ये उसको पीछे से खींच रहा है, जैसे एक बंदा किसी की कमीज पीछे से खींचे कि नहीं आगे नहीं जाना। और इसका जो इंजन फोर्स हमेशा बेटा किधर से दिखाते हैं? इंजन फोर्स हमेशा टायर से दिखाते होते हैं, क्योंकि अंदर जो भी गाड़ी का सिस्टम होता है उससे टायर घूमता है, टायर रोड को पीछे पुश करता है और रोड आगे फिर फोर्स लगाती है। अगर ये ट्रक फ्रंट व्हील ड्राइव है तो उसके इंजन फोर्स आप हमेशा फ्रंट व्हील से दिखाएंगे। इंजन फोर्स का फ्रिक्शन फोर्स नहीं एक्सपीरियंस करेगी जी, वो इन वन वे फ्रिक्शन है, फोर्स भी हो जाती है, क्योंकि ज़ाहिर है टायर जो है वो रोड के ऊपर ऐसे पीछे पुश करते हैं, तो फ्रिक्शन
किसकी वजह से टायर लॉक होता है रोड के साथ और उसको अपवर्ड एक फोर्स लगती है। ठीक है कि नहीं? सो नॉर्मल रिएक्शन भी लगेगा। जी बिल्कुल। अब देखें यहां से टायरों से एक फोर्स लगेगा R1, R2 और R3। टायरों से क्यों? जाहिर है सरफेस से लगेगा ना, नॉर्मल कांटेक्ट। देखो जो लफ्ज नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स, इसका मतलब है एक तो परपेंडिकुलर होता है, नॉर्मल से पता चल गया, लफ्ज नॉर्मल परपेंडिकुलर के मानों में आएगा। और कांटेक्ट यानी जब तक कांटेक्ट नहीं होगा वो फोर्स नहीं लगेगा। तो किस पे नहीं लगेगा? वो नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स नहीं लगेगा। जी जैसे बताएं ये R1 R2 जो है वो दोनों वेट के बराबर हैं ऑफ द ट्रक। दोनों मिल, वो भी जब हम आगे आगे जाएंगे रिजॉल्विंग ऑफ फोर्सेस पढ़ेंगे फिर उसको डिस्कस करेंगे। फिलहाल तो एक गैस मारने दे सर मुझे, हाँ एक गैस मारने थे। R1 plus R2 is equals to weight। R1 plus R2 is equal to the component of the weight in this direction. जी R1 plus R2 is equal to the component of weight in this direction. They do not ओके। measure overall weight. ठीक है कि नहीं? अच्छा जी आगे चलते हैं। यार आप लोगों को टेंशन समझ आ गई मेरा ख्याल है, टेंशन में तो कोई इशू नहीं है। टेंशन अभी एक फोर्स का डिस्कशन खत्म है जी। अब आगे चलते हैं और हमारा अगला जो पॉइंट जो हमने डिस्कस करना है वो देखें वो क्या है। बेटा इस फोर्स का नाम है थ्रस्ट फोर्स। थ्रस्ट, उसको थ्रस्ट फोर्स कहते हैं। थ्रस्ट फोर्स में क्या है जी? व्हेन अ फ्लूइड इज पुश्ड इन वन डायरेक्शन, fluid is pushed in one direction। सर इसे टी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये इसको भी टी से रिप्रेजेंट करते हैं। When fluid is pushed in one direction, the reaction force that fluid exerts is called thrust force। The resultant force that the fluid exerts, that the reaction force that fluid exerts is called thrust force। आए thrust force को स्टडी करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1 है सबसे जो दुनिया में सबसे ज्यादा थ्रस्ट फोर्स का एक सही जो यूज है वो जाहिर है कि कौन करता है? मूविंग व्हीकल्स करते हैं। सबसे उनमें जो एक एग्जांपल है हेलीकॉप्टर की। हेलीकॉप्टर में क्या होता है बेटा? ये देखिए ये उसका पर है उसके, ये उसका यूं करके सेटअप है, यहां से उसको एक और पर लगा हुआ। अब आप मुझे ये बात बताएं कि ये पंखा घूम के कर क्या रहा है? ये पंखा सर हवा नीचे को फेंकता है, ये पंखा हवा को नीचे फेंकता है। ये पंखा हवा पर एक फोर्स लगाता है इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। वो जो फोर्स नीचे हवा को पुश करते हुए उसने लगाई है हवा पर, तो हवा जवाब में इसके ऊपर एक फोर्स लगाती है पूरे सिस्टम पे, उसे थ्रस्ट फोर्स कहते हैं। तो उसके लिए जरूरी है कि आप किसी फ्लूइड को पुश करें। एयर एक फ्लूइड है, उसने घूमकर हवा को नीचे पुश किया, जवाब में उसके ऊपर हवा ने एक फोर्स लगाई और वो वेट को फिर बैलेंस करती है। और फिर जब ये वेट से थ्रस्ट तरफ ऊपर बढ़ती है तो फिर वो हेलीकॉप्टर ऊपर उठता है, ऐसे जाना शुरू होता है। तो थ्रस्ट फोर्स जो है वो वेट को बढ़ाता है इस तरह से, वेट को पहले कैंसिल करता है। वेट के जब बराबर हो जाता है तो ये हेलीकॉप्टर हॉवर करता है। फिर हेलीकॉप्टर ने जरा ऊपर उठना हो तो थ्रस्ट फोर्स जरा वेट से भी बढ़ जाती है, तो फिर हेलीकॉप्टर ऊपर उठना शुरू होता है। मुझे बताएं इसमें किसी को कोई मसला हो तो नहीं? थ्रस्ट फोर्स के लिए ये जरूरी है कि वो हवा को पुश करें, फ्लूइड को पुश करें। फिर अब ये चीज देखें कि जब ये रडर घूमता है, व्हेन दिस रडर रोटेट्स, तो फिर क्या होता है? अच्छा आगे जाना, अगर हेलीकॉप्टर में आगे जाना हो तो फिर क्या होता है? इफ हेलीकॉप्टर वांट्स टू मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, फिर क्या होगा? हम्म if helicopter wants to move in forward direction, तो फिर क्या होगा? What will happen?
फिर जी ये होगा कि हेलीकॉप्टर के पास कोई एडिशनल इंजन कोई नहीं होता। सर वो हेलीकॉप्टर टिल्ट करता है जी बिल्कुल ऐसे पर को ऐसे कर लेता है और हवा को और यूं यूं, थ्रस्ट फॉरवर्ड चला जाएगा सर। जी बिल्कुल, और थ्रस्ट जो है वो यूं एक्ट करती है। ठीक है कि नहीं? थ्रस्ट का एक कंपोनेंट वेट को बैलेंस करता है और एक कंपोनेंट हेलीकॉप्टर को आगे लेके चलता है। जी कोई इशू तो नहीं? नो सर। तो थ्रस्ट में फ्लूइड पुशिंग बहुत जरूरी है। थ्रस्ट फोर्स में क्या होता है? फ्लूइड को पुश करना बड़ा जरूरी है। एग्जाम्पल 2 क्या है? रॉकेट एमिटिंग हॉट गैसेस। अब फर्ज करें ये एक रॉकेट है, यूं जब ये ऊपर उठता है इसमें से हॉट गैसेस बाहर निकलती हैं। हॉट गैसेस इसलिए बाहर निकलती हैं कि वो एक्सपैंड कर रही होती हैं। वो एक्सपैंड इसलिए कर रही होती है कि अंदर एक केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है और उससे हीट प्रोड्यूस हो रही थी और उनको एक्सपैंड होने के लिए इस तरफ निकलना पड़ता है। तो उनको इस तरफ फोर्स लगता है कि भाई निकलो इस तरफ। उनको इस तरफ फोर्स लगाने वाला एजेंट क्या है? रॉकेट का कंपार्टमेंट है। तो जब गैसेस को इस तरफ फोर्स लगता है तो जवाब में गैसेस एक अपवर्ड फोर्स लगाती हैं रॉकेट के ऊपर। इसे कहते हैं थ्रस्ट फोर्स। और रॉकेट का अपना जाती वेट जो है उसकी बाहर की आउटर पेरिफेरी का W है। तो जब उसका थ्रस्ट वेट से बड़ा हो जाता है तो रॉकेट ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करता है। तो इसका मतलब है कि रॉकेट जो लिफ्ट अप होता है वो भी थ्रस्ट फोर्स से होता है। और वो थ्रस्ट कैसे पैदा होती है? हॉट गैसेस पे डाउनवर्ड फोर्स लगता है क्योंकि हॉट गैसेस को इसी तरफ एक्सपैंड होने का मौका मिल रहा होता है। और जब हॉट गैसेस पे डाउनवर्ड फोर्स लगता है तो हॉट गैसेस एक अपवर्ड फोर्स लगाती हैं रॉकेट के ऊपर और नतीजतन रॉकेट ऊपर मूव करता है। ये भी एक थ्रस्ट फोर्स है। एग्जाम्पल 3 देखें क्या है जी। वो ये है कि ये एक फर्ज करें जंबू जेट है या जो भी बोइंग जहाज है जो भी उसके पर है। आपको पता है यहाँ पर उनके इंजन लगे हुए होते हैं और उन इंजनों में वो हवा टेक इन करते हैं और यहाँ से हॉट गैसेस पीछे फेंकते हैं। हॉट गैस पीछे फेंकते हैं बहुत हाई स्पीड से। जब वो हॉट गैस को पीछे की तरफ फेंकते हैं, हॉट गैस को पीछे पुश लगाते हैं केमिकल फ्यूल बर्न करके, हॉट गैस को इस तरफ एक्सपैंड होने का मौका देते हैं, हॉट गैस पे इस पे फोर्स लगाते हैं तो उनको इंजन के जरिए फ्रंट पे फोर्स लगती है और उस फ्रंट फोर्स को थ्रस्ट फोर्स। एग्जाम्पल 2 और 3 आप दोबारा समझा सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए इसमें एक कंपार्टमेंट है जिसमें हॉट गैसेस पेट्रोल से क्या करती हैं? रिएक्ट करती हैं। ऑक्सीजन उससे क्या करती है? पेट्रोल से रिएक्ट करती है। तो यहाँ गैसेस का टेम्परेचर राइज होता है क्योंकि केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही होती है? हीट एनर्जी में। और गैसेस एक्सपैंड करना चाहती हैं, दाएं बाएं कर नहीं सकती तो नीचे की तरफ एक्सपैंड करती हैं क्योंकि नीचे की तरफ उनको मौका मिलता है जाने का। तो गोया उन्हें नीचे की तरफ एक फोर्स लगता है। जब वो नीचे की तरफ उन्हें फोर्स लगता है तो जवाब में वो बाकी रॉकेट की बॉडी के ऊपर एक अपवर्ड फोर्स लगाती हैं, उसको कहते हैं थ्रस्ट फोर्स। उसको जिसकी क्या वजह से कहते रॉकेट ऊपर जाता है, यानी रॉकेट जो होता है वो हॉट हैं? गैसेस जो होती हैं प्रोड्यूस होती हैं रिएक्शन के जरिए, वो उस हम्म, नीचे वाली एयर के ऊपर एक फोर्स लगाते हैं जो एयर हम्म, एयर इन इन यानी कि रिटर्न इन इस रॉकेट की रॉकेट के ऊपर एक अपवर्ड फोर्स लगाता है, थ्रस्ट फोर्स, जिसकी वजह से जी रॉकेट बिल्कुल। ऊपर जाता है। हाँ, और मतलब हॉट गैसेस के ऊपर नीचे फोर्स लगती है नीचे की तरफ और हॉट गैसेस रॉकेट के ऊपर फिर अपवर्ड फोर्स लगाती है। इसी तरह से जहाज है, ऊपर से आप बेशक देख लें जहाज को यूं करके, ये मैं इसकी नोज बनाता हूँ, ये इसके पर है, ये ऊपर से व्यू है, ये इसके इंजन यहाँ लगे हुए हैं। इन इंजनों में क्या होता है? सामने से हवा आती है। इस इंजन के अंदर एक कंबस्चन होती है। क्या होती है इस इंजन के अंदर? पेट्रोल और एयर क्या करती हैं? रिएक्ट करती हैं। जब पेट्रोल और एयर रिएक्ट करती हैं उसका टेम्परेचर हाई होता है, उसको वो हॉट गैस यहाँ से हाई स्पीड से निकलती है। वो हॉट गैस जब यहाँ से बहुत हाई स्पीड से निकलती है और इधर से भी बहुत हाई स्पीड से निकलती है और इस इंजन से भी बहुत हाई स्पीड से निकलती है, तो इसको यहाँ से ऐसे फ्रंट की तरफ फोर्स लगता है ऐसे, और उसकी वजह से ये जहाज जो है वो क्या करते हैं? आगे की तरफ मूव करता है। तो जिसको ये 4 इंजन आगे की तरफ फोर्स लगा रहे होते हैं, ये भी थ्रस्ट फोर्स होता है। अब आई होप आपको थ्रस्ट फोर्स, सर हॉट गैस जो निकल रही है हम उस फोर्स को क्या नाम देंगे? वो आप कहेंगे फोर्स और वो एक्सर्टेड लेवल ऑन करनी, हॉट गैस बाय द एरोप्लेन, यूं कह देंगे। सर वो लेबल करनी होगी, क्या क्या कह रहे हैं? लेबल लेबल करनी होगी हमने। नहीं नहीं नहीं, उसकी वजह ये है
कि देखिए मैंने अभी एक बात आपको कही कि जब आपके एक बॉडी का इक्विलिब्रियम एनालिसिस करते हैं सिर्फ वो फोर्सेस दिखाते हैं जो उस बॉडी पर लग रहे हैं, वो फोर्सेस नहीं दिखाते जो उस बॉडी ने लगाए हैं, क्योंकि अगर आप वो भी फोर्सेस सारे डिस्कस करना शुरू कर दें तो बात काफी कॉम्प्लेक्स हो जाती है। जिस तरह मैंने मिसाल दी कि मेरी किसी से लड़ाई होगी, मैंने उससे मुक्के मारे, उसने भी मुझे जवाब में मुक्के मारे, दर्द मुझे उन मुक्कों का होगा जो मुझे पड़े हैं, उन मुक्कों का दर्द मुझे नहीं होगा जो मैंने लगाए हैं। तो जब भी आप किसी बॉडी का, ये किस्सा इसलिए सुना रहा हूँ कि आपके जहन में एक बात बैठ जाए कि जब भी किसी बॉडी का इक्विलिब्रियम एनालिसिस करते हैं तो हमेशा फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी पे करते हैं, यानी फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी विल डिसाइड कि बॉडी क्या करेगी। वो फोर्सेस डिसाइड नहीं करेंगे जो बॉडी ने किसी और पे लगाए हैं सराउंडिंग पे। मुझे बताया थ्रस्ट फोर्स में कोई मसला तो नहीं है? नो सर। थ्रस्ट के लिए शर्त क्या है? फ्लूइड की पुशिंग शर्त। फ्लूइड की क्या शर्त है? पुशिंग शर्त। अब आ जाए, और थ्रस्ट फोर्स भी जिस तरह के मैंने पहले बताया, थ्रस्ट फोर्स में भी चूंकि एटम्स इन्वॉल्व हैं, एटॉमिक रिपल्शन इन्वॉल्व है, तो थ्रस्ट फोर्स भी जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का हिस्सा है। बल्कि आपकी जो लाइफ ऑन प्लेनेट अर्थ है वो मेनली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से ही चल रही है, इलेक्ट्रिक चार्जेस और इन चीजों से ही चल रही है। ठीक है कि नहीं है? आगे चलते हैं। फ्रिक्शनल फोर्स, सरफेस फ्रिक्शन। जी, सरफेस फ्रिक्शन में भी दो तीन तरह की किस्में। 12 ये चीज देखें, ये एक सरफेस है, इस सरफेस पे एटम्स, इस सरफेस पे क्या है? एटम्स है, ठीक है ना। ये इसके ऊपर एक और सरफेस है, उस सरफेस में भी एटम्स है, ठीक है कि नहीं? अच्छा, अब इस तरह से भी होता है कि अगर आप बहुत जूम इन करके देखें तो ये सरफेस रफ होती है, हर सरफेस रफ होती है, स्मूथ से स्मूथ सरफेस भी रफ होती है, और ऊपर वाली सरफेस भी रफ होगी। तो जब आप इसको यूं घसीटते हैं, इस बॉडी को, इस बॉडी को यूं घसीटते हैं, घसीट कर इस तरफ ले जाना चाहते हैं, तो एक फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप होता है। वो फ्रिक्शनल फोर्स इस बॉडी पे इस तरफ को लगता है, जो सरफेस फ्रिक्शन आप कह लें, उसको मैं छोटे एफ से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो वो सरफेस फ्रिक्शन जो है वो इसलिए लगती है कि जब आप इसको यूं लेके जा रहे हैं, आप कैपिटल एफ आपने लगाया है, तो ये जो एटम्स हैं जब एक दूसरे से दूर हो रहे हैं तो इनमें से कुछ एटम को रिपेल कर रहे हैं। बसन ये वाला एटम इस एटम को रिपेल कर रहा है, क्योंकि ये जब ज़ाहिर इस बॉडी इस तरफ को मूव करेगी तो ये एटम इस एटम के करीब आएगा, इसलिए ये एटम इस एटम को रिपेल करेगा, और ये एटम जो कि इस एटम से दूर जा रहा है तो ये दोनों अट्रैक्ट करेंगे। तो वहां पर कॉम्प्लेक्स अट्रैक्शंस और रिपल्शंस जनरेट होती हैं और इंटरलॉकिंग भी होती है, वो मिलाकर एक फ्रिक्शनल फोर्स को जनरेट करती है। और सो के फ्रिक्शनल फोर्स में फिर एटॉमिक अट्रैक्शन या रिपल्शन इन्वॉल्व है, इसलिए ये भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। और फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा पैरेलल टू द सरफेस लगता है। फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा क्या लगता है? पैरेलल टू द सरफेस लगता है। जी जी, एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन टू द अप्लाइड फोर्स। आप ऑपोजिट इन डायरेक्शन टू द मोशन, जनरली स्लाइडिंग के केस में। किसके केस में? स्लाइडिंग के केस में, ठीक है कि नहीं है? और जब कोई बंदा वॉक कर रहा होता है उस वक्त ये फॉरवर्ड लगता है। इस तरह फर्ज करें आप जब वॉक करते हैं, वॉक करते वक्त फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो मोशन कॉजर बन जाता है। ये देखें, ये आपकी टांग है, ये आपका घुटना है, ये आपका नीचे पैर है, ये आप देखें इस तरह करके ये आपका पैर है, और ये पैर के अंदर भी स्पाइक से नीचे ग्राउंड है। आप जो फोर्स लगाते हैं ना ग्राउंड को पीछे ऐसे पुश करते हैं, क्या करते हैं? जो आप पैर को आप पीछे इस तरह करके पुश करते हैं, ये फोर्स जो है ग्राउंड पर लगा है। ये फोर्स किस पे लगा हुआ है? ग्राउंड पे लगा हुआ है। ये वो फोर्स है जो ग्राउंड पे लग रहा है, आपने लगाया ग्राउंड पे, ठीक है ना? ये वो फोर्स है जो ग्राउंड पे लगा हुआ है जवाब में। और आपका पैर स्लिप इसलिए नहीं हो रहा, फ्रिक्शन की वजह से लॉक हुआ हुआ आपका पैर ग्राउंड के साथ। अगर ये बना हुआ होता है ना फर्श का, बिल्कुल उसका सॉरी बर्फ का बना हुआ होता है और आपके जूते भी बड़े स्केटिंग वाले होते, तो आप इस तरह से उसे पुश ना कर सकते। जवाब में जो ग्राउंड है वो आपके ऊपर फोर्स लगाता है, वो फोर्स उसके हिस्से हैं। एक ये फ्रिक्शनल फोर्स है, उसका कंपोनेंट फ्रिक्शनल फोर्स जिसको मैं छोटे एफ से रिप्रेजेंट करता हूँ, और इसी एफ का एक कंपोनेंट नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स है। और नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स ये होता है कि आप सरफेस के अंदर डूबते नहीं है, और ये वो फ्रिक्शनल फोर्स है जो आपको आगे लेके जाता है।
तो जब बंदा वॉक कर रहा होता है उस वक्त फ्रिक्शनल फोर्स मोशन का रिप्रेजेंटेटिव होता है, मोशन की का सबब बनता है, मोशन को लेकर आगे चलता है बॉडी को। मुझे बताएं यहां तक आपको समझ आ गई कि नहीं आई? सर हमेशा स्मॉल एफ से डिनोट करेंगे। फ्रिक्शन आप मुख्तलिफ तरीकों से डिनोट करेंगे। फ्रिक्शन फोर्स को कैपिटल डी से भी डिनोट करते हैं, ड्रैग फोर्स नहीं होता, ठीक है ना, ड्रैग फोर्स के नाम से भी होता है। जिस तरह आप फर्ज करें फ्लूइड है, उसमें आप ये सरफेस फ्रिक्शन को अमूमन छोटे एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन ये कुछ पक्की शर्त नहीं, ठीक है ना। फ्रिक्शन फोर्स का कोई पक्का सिंबल नहीं, ठीक है ना। जिस तरह टेंशन का टी ज्यादातर लिया जाता है, थ्रस्ट के लिए भी टी लिया जाता है, और लिफ्ट फोर्स के लिए एल लिया जाता है, लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स के लिए आपको बहुत ही कोई खास सिंबल मौजूद नहीं है। मुझे बताएं यहां तक ठीक है कि नहीं बेटा? जी। Yes, sir. इसके अलावा भी फोर्सेस हैं बेटा जिन्हें अप थ्रस्ट कहते हैं। अप थ्रस्ट का फोर्स जो है उसको वो जब हम प्रेशर पढ़ेंगे तो उसमें आएगा, उसको यू से रिप्रेजेंट करते हैं। सर तो वॉकिंग मतलब 3 फ्रिक्शन वो होती है बेटा वॉकिंग में सरफेस फ्रिक्शन इन्वॉल्व होती है। वॉकिंग में सरफेस फ्रिक्शन ना हो तो वॉक ही नहीं कर सकते। और फ्रिक्शन से जो है, और जो गाड़ी का टायर होता है ना वो भी फ्रिक्शन की वजह से आगे जाता है, क्योंकि टायर जो होता है वो अपने आप को ग्राउंड के साथ वो करता है, यानी ग्राउंड की सरफेस यूं होती है और टायर की भी यूं होती है, वो उसके साथ लॉकिंग करता है। फिर जब टायर घूमने की कोशिश करता है तो ग्राउंड को पीछे पुश करता है, जवाब में ग्राउंड से आगे पुश करता है, तो तब वो आगे जाता है। और अगर वो कीचड़ हो तो जाहिर है वो उधर ही घूमता रहता है, क्योंकि उसका प्रॉपर ग्राउंड के साथ एक वो बन ही नहीं रहा होता पॉइंट जहां पर वो एक दोनों दूसरे को फोर्स लगा सके। बेटा हम इस गुफ्तगू को यहाँ खत्म करेंगे, और फ्रिक्शन फोर्सेस के बारे में आपको थोड़ा सा आइडिया मिल गया है जो आपके लिए यूजफुल है। आगे इंशाल्लाह ताला आप मजीद जो ये फोर्सेस हैं, न्यूक्लियर स्ट्रॉन्ग फोर्स और न्यूक्लियर वीक फोर्स, ये फोर्सेस से आपका पाला पड़ेगा जब आप पढ़ेंगे उसको क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिविटी। हाँ ये आएंगे ही आएंगे दोबारा। और उसके बाद इसमें थ्रस्ट फोर्स तो मैंने आपको बता दिया। अब थ्रस्ट फोर्स आप प्रेशर में पढ़ेंगे, तो इसका मतलब ये है कि मोर और लेस आपका और जो है ना फोर्सेस का एक इंट्रोडक्शन आपका कंप्लीट हो गया। जी बेटा। जी किसी ने कोई बात पूछनी है? सर और कुछ है क्या, फिर हम जा सकते हैं क्या? हाँ अच्छा, आपने